नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नौ स्वदेश। ये दीपावली की स्पेशल प्रोग्रामिंग हम आपके लिए लेके आए हैं। नया साल, नई शुरुआत। बाजार के दिग्गज, इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति, सेक्टर के महारथी अपने अपनी जगह से इस इकोनॉमी और इन्वेस्टिंग लैंडस्केप को किस तरह देख रहे हैं, ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारे साथ निपॉन एसेट मैनेजमेंट के शैलेश भान बातचीत कर रहे हैं। शैलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात धन्यवाद। करने के लिए। हमने पिछली बार जब बात की और इस बार जब हम बात कर रहे हैं, दुनिया काफ़ी बदल गई है। मैक्रो वरीज बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, सबको। और सबका एक ही सवाल है, मैक्रोज इम्प्रूव कब होंगे और कौन से इंडिकेटर्स हमें देखने चाहिए क्लोजली, जिससे मालूम चले किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। आपकी क्या राय बन रही है? आप काफ़ी डीप रिसर्च करते हैं। ये ग्लोबल स्लोडाउन का मामला कितना गंभीर है निवेशकों के लिए? अजय, आप देखेंगे कि ये ग्लोबल स्लोडाउन काफी दिनों बाद आ रहा है। आप देखेंगे कि 2007-8 के बाद कंटिन्यूअसली ग्रोथ आई है यूएस में, स्पेशली बिकॉज बहुत सारा पैसा बाजार में लगाया गया था। लॉट ऑफ लिक्विडिटी वाज क्रिएटेड, सेंट्रल बैंक्स ने दिया था, उसके कारण ग्रोथ हैड रिमेन्ड रीजनेबल एंड सब ठीक ठाक था। बट ये पूरा रिवर्सल अभी हुआ है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगे थे पिछले 1-1.5 साल से, एंड उसके कारण आपको ये रिवर्सल दिख रहा है। अभी इंटरेस्ट रेट की एक्सपेक्टेशंस जो है कि ऑलरेडी 4%, 4.5% तक जा चुके हैं इंटरनेशनली, एंड इवन इन इंडिया अगर आप देखेंगे तो नीचे से 100 to 150 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूवमेंट और इंक्रीज हो चुका है। तो हमें एक लेवल ऑफ पेन ऑलरेडी हम चेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट से देख चुके हैं, विच वाज एन इम्पॉर्टेंट रीजन ये मैक्रो कंडीशंस को थोड़ा चैलेंजिंग बनाने के लिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज जो हुआ है बाजार में, अगर आप देखेंगे, ये वॉर रिलेटेड चैलेंजेस आ चुके हैं। तो वॉर के कारण यूरोप में भी बड़ा स्लोडाउन आ गया है, और चाइना में कोविड रिलेटेड इश्यूज के कारण भी स्लोडाउन चल रहा है। सो 3-4 फैक्टर एक साथ इम्पैक्ट कर रहे हैं। नॉर्मली जब आप देखेंगे कि 3-4 लार्ज फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं एक साथ, ये थोड़ा सा लंबा चल सकता है। और अभी ऑलरेडी इसके समझिए 6 महीने, 6 से 9 महीने हो चुके हैं। मे बी शायद, और अगर ऐसे ही माहौल रहे, वॉर जल्दी खत्म नहीं हुए, तो मे बी 1-2 क्वार्टर और ये चैलेंज रह सकता है मैक्रो का। धीरे धीरे हमें एडवांटेज ये देखना है एज एन इन्वेस्टर के, ये मैं चैलेंजिंग मैक्रो में अपॉर्चुनिटीज कहाँ एमर्ज हो रहे हैं, एंड हमें 3 से 5 साल तक के डायरेक्शनल व्यू अगर ले सके तो वही पैसा बाजार में लगाना चाहिए। बिल्कुल, ये आखिरी लाइन आपकी बहुत ही काम की थी। 3 से 5 साल का डायरेक्शनल व्यू लेके बाजार में पैसा लगाएं। शैलेश, चाहे वो हमारे सेंट्रल बैंक गवर्नर हो, चाहे यूएस फेड, रेट हाइक का जो प्रोसेस होता है उससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एक तरह से बढ़ता है और इसलिए डिमांड को स्लो डाउन की तरफ दबाया जाता है। क्या आपको लगता है डिमांड पूरे विश्व में एडिक्वेटली या ज़रूरत के हिसाब से कर्ब कर दी गई है? अब यहाँ से अगर हम और ज़्यादा डिमांड को कर्ब करेंगे तो इसके काउंटर प्रोडक्टिव, इसके जो हम चाहते नहीं है ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे, और इनफैक्ट जो हम चाहते नहीं है ऐसे चीज़ें होने लगेंगी, बहुत ज़्यादा स्लो डाउन आ जाएगा। क्या हम उस लेवल पे आ चुके हैं ग्लोबली? ये क्वेश्चन सब में बड़ा क्वेश्चन आजकल डिबेट में है, बिकॉज आप देख रहे हैं कि सर्टन इकोनॉमीज में स्लो डाउन काफी सिग्निफिकेंट है, बिकॉज उनको एनर्जी का चैलेंज है, और उनका जो इन्फ्लेशन है खाली इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से शायद कम नहीं होगा, बिकॉज वो वॉर रिलेटेड है। तो ये सब इंटर रिलेटेड चैलेंजेस होने के कारण इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि आप अगर पूरी ये प्रॉब्लम के एंड तक पहुंच चुके हो। अभी जैसा यूएस फेड समझा रहे हैं कि वो कि आपको फर्दर इंटरेस्ट रेट हाइक्स चाहिए यूएस को स्लो डाउन करने। यूएस में अभी तक कोई बड़ा स्लो डाउन आया नहीं है। अभी एक्सपेक्टेशंस है कि स्लो डाउन होगा ये इंटरेस्ट रेट हाइक्स के बाद। सो वो डिले और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आने को टाइम जाएगा। सो ये कंडीशंस के कारण सेंट्रल बैंक्स भी बहुत केयरफुल है, दे उनको भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ रहा है, और ये माहौल उस कारण चैलेंजिंग बन रहा है। आपका प्रश्न कि ये जो चैलेंज है ये पॉसिबली दूसरी ओर नहीं ले जाए और कई लार्जर क्राइसिस नहीं क्रिएट कर जाए। नॉर्मली जब इतना बड़ा मार्केट एडजस्टमेंट होता है उसका चांसेस भी रहते हैं। सो देर इज सम प्रोबेबिलिटी कि वैसा भी कोई इवेंट हुए, बट आपको वो इवेंट हैंडल करना खाली एसेट एलोकेशन पे हो सकता है, जहाँ पे आप एक प्रपोर्शन और बैलेंस्ड एलोकेशन करें इक्विटीज और डेट के बीच में, सो दैट आप वो प्रॉब्लम नेविगेट कर पाए। हमेशा
5 से 10% प्रोबेबिलिटी कोई लार्ज इवेंट खराब होने की भी हो सकती है, और वो नेविगेशन आप खाली एसेट एलोकेशन पे कर सकते हैं। एंड लॉन्ग टर्म आपका फाइनेंशियल प्लान आपको रिटेन करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। अभी इस सारी ग्लोबल अनिश्चितता में जो इंडिया का इन्वेस्टिंग यूनिवर्स है, जो कॉर्पोरेट इंडिया है, और इनफैक्ट हमें रेगुलेटर्स को और गवर्नमेंट को भी काफ़ी अहमियत देनी चाहिए उनके कदम उठाने की वजह से। जिस तरह ये कदम उठाएं, भारत एक चमकता हुआ सितारा बन गया है पूरे ग्लोबल अनिश्चितता में। हमारी ग्रोथ सबसे हाईएस्ट है टॉप सारे कंट्रीज में मिला के। एज अ फंड मैनेजर जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं, और आप 30 साल से आपका तजुर्बा है, आपको कितना कॉन्फिडेंस देता है ये, क्योंकि आपकी पोर्टफोलियो कंपनीज की ग्रोथ पूरे दुनिया भर के, विश्व भर की कंपनी से बहुत अलग नजर आ रही है। कितना कॉन्फिडेंस मिलता है आपको ये देख के? ये वंस इन से 10 साल में ऐसा एक फेज आता है जहाँ पे इंडियन इकोनॉमी डज वे बेटर देन ग्लोबल इकोनॉमी, बिकॉज इंटरलिंकेजेस काफ़ी सिग्निफिकेंट होते हैं, तो हमेशा हमें वो चैलेंज आ जाता है। बट हमें ये देखना चाहिए कि ओवरऑल वर्ल्ड जीडीपी में, ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया इज ओनली 3%, एंड देयर इज सम लिंकेज हमेशा रहता है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट से। तो अभी तो अर्निंग रिकवरी काफ़ी स्ट्रांग है, रीजनेबल है इंडिया में। बट अगर एक्सपोर्ट ग्रोथ वीक हो जाए अगले 2 3 4 क्वार्टर में, थोड़ा अर्निंग में एक्सपेक्टेशन को काफ़ी टेम्पर करके रखना पड़ेगा हमें। मोर इम्पोर्टेंट इंडिया में जो स्ट्रक्चरल चीज़ है, जैसा कि रिफॉर्म्स हुए हैं, उसका बेनिफिट आना बाकी है या स्टार्ट हो चुका है, या फंडामेंटली अगर आप देखेंगे हमारे जो कमोडिटीज थे एक्सेप्ट ऑयल, मोस्ट ऑफ द अदर कमोडिटीज जिसका इंडिया कंज्यूम करता है, रीजनेबली प्राइस बैक टू नॉर्मल लेवल्स। तो बैंक्स में कोई इंडिया में चैलेंज नहीं है, बिकॉज हमारा एनपीए साइकिल काफ़ी पहले हो चुका है, एंड हमें उनमें ग्रोथ दिख रहा है। तो लार्जर एरियाज में, पावर डिमांड में, रियल एस्टेट डिमांड में, बड़े एरियाज में इंडिया में चैलेंज नहीं है। हमें खाली इतना देखना है कि अपने वैल्यूएशन इन इंडिया यूएस की तरह करेक्ट नहीं हुए। तो इंडिया इज बीन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स अगर आप देखेंगे, एंड उसके कारण आपको अगले 6 महीने आपको संभाल के पार्टिसिपेट करना है इंडिया में। 3 से 5 साल का व्यू इंडिया का स्टिल अच्छा है। उस कंस्ट्रक्ट को आसानी से चेंज नहीं कर पाएंगे अनलेस ग्लोबली कोई बड़ा चैलेंज आ जाए और बड़ा कुछ कोलैप्स हो जाए या कुछ इवेंट हो जाए। बट नॉर्मल कंडीशंस में इंडिया का कंस्ट्रक्ट काफ़ी रीजनेबल है, एंड हेंस 3 से 5 साल के आउटलुक के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नियर टर्म में सर्टनली आपको ये फैक्टर्स, जो ग्लोबल फैक्टर्स है, वो इंडिया को, इंडियन इक्विटी मार्केट्स को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि 3 से 5 महीने हेडविंड्स हो सकती हैं बाजार में, लेकिन 3 से 5 साल का व्यू लेके काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि बाजार भी अच्छा करेगा, आपकी पोर्टफोलियो कंपनी की अर्निंग्स भी अच्छी करेंगी। आइए हम बात करते हैं आपके पोर्टफोलियोज पे। इस समय आपका सबसे ज़्यादा मजबूत अर्निंग्स ग्रोथ कौन से सेक्टर में आपको नज़र आ रही है, और आप उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? दो बड़े सेक्टर है जहाँ पे हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ और अर्निंग रिकवरी दिख रहा है, एंड दोनों दोनों बिजनेसेस काफ़ी लार्ज है इंडिया को इम्पैक्ट करने के लिए। एक है वो इन्वेस्टमेंट साइकिल इन इंडिया, द कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट साइकिल, जो कि पिछले 5 10 साल से बहुत वीक था इंडिया में, और वो अभी काफ़ी सिग्निफिकेंट रिकवरी मोड में है। ये सबको बहुत सारे फैक्टर सपोर्ट कर रहे हैं, जैसा चाइना प्लस वन, जैसा एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, आत्मनिर्भर प्रोग्राम्स, पीएलआई इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने किए हैं, प्लस इतने साल से हमारा जो अंडर इन्वेस्टमेंट है वो भी पूरा अभी आपको उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा और वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो इन्वेस्टमेंट साइकिल की अर्निंग ग्रोथ का आउटलुक अभी गिवन दीज कंडीशन बहुत अच्छा लगता है अगले 3 से 5 साल। दूसरा है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ा स्ट्रगल हुआ था, आप जानते हैं, पिछले 10 साल से। पिछले 3 साल में, 2.5 साल में मीनिंगफुल रिकवरी है, पुराने एनपीए प्रॉब्लम्स आर बिहाइंड। तो यहाँ पे भी हमें अर्निंग ग्रोथ रिकवरी काफ़ी स्ट्रांग दिखता है। अभी नियर टर्म थोड़े कॉस्ट बढ़ रहे हैं, डिपॉजिट रेट्स बढ़ रहे हैं, बट आई थिंक इनको प्राइसिंग पावर है, एंड जैसा डिमांड आएगा ड्रिवन बाय इन्वेस्टमेंट, ड्रिवन बाय कंजम्पशन, आपको लगेगा कि इसमें भी मार्जिन एक्सपेंशन और ग्रोथ का काफ़ी पोटेंशियल है। सो ये दो बड़े सेक्टर है जहाँ पे मीनिंगफुल ग्रोथ दिख रही है। तीसरा सेक्टर है जो कि कोविड के बाद एक रिकवरी दिखाया था, फार्मा सेक्टर। अभी अगर आप देखेंगे तो फार्मा में वापस अर्निंग में रिकवरी आने का बहुत अच्छा स्कोप है, बिकॉज प्राइस इंक्रीजेस मिले हैं उनको प्राइस कंट्रोल में, एंड ये प्राइस इंक्रीजेस और नॉर्मलाइजेशन ऑफ डिमांड के कारण उनको डोमेस्टिक अर्निंग ग्रोथ रिकवरी कैन बी वेरी गुड इन द फार्मा सेक्टर ऑल्सो। तो ये 3 स्पेस अभी अच्छे दिखते हैं फ्रॉम इन्वेस्टिंग, एंड ये पोर्टफोलियोज में हमारे सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है। शैलेश, फार्मा पे एक फॉलोअप लूंगा मैं।
फार्मा में जो यूएस जेनरिक मार्केट वाली फार्मा कंपनीज है, भारत के एक्सपोर्टर्स, एक व्यू ये आ रहा है कि वहाँ पे बेस्ट ऑफ द डेज आर बिहाइंड देम। इनफैक्ट भारत खुद बहुत बड़ा डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन का बड़ा मार्केट, डोमेस्टिक ब्रांडेड ड्रग्स का बड़ा मार्केट बन रहा है। यहाँ पे अर्निंग्स की क्वालिटी और जो वैल्यूएशन बाजार असाइन कर रहा है, शायद ये बेटर प्लेस होंगे। आप इन दोनों में कैसे आप बैलेंस कर रहे हैं? हमारा पॉजिटिव व्यू सिग्निफिकेंटली डोमेस्टिक ब्रांडेड मार्केट पे है। ये कंज्यूमर मार्केट जैसा है, एफएमसीजी मार्केट जैसा है, एंड इसमें पिछले 10-15 साल से बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रहा है और हमें लगता है कि आगे भी इसका ग्रोथ काफी अच्छा रहेगा। इसके 3-4 बड़े कारण हैं। एक तो क्या है कि डोमेस्टिक मार्केट का बिजनेस के इकोनॉमिक्स अच्छे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है, कैपिटल ज्यादा लगता नहीं है, और ब्रांडेड होने के कारण लॉन्जिटिविटी बहुत है बिजनेस की। मतलब एक बार ब्रांड बिल्ड हो जाता है तो 5, 10, 15, 20 साल तक उसको कोई डिसलॉज नहीं कर सकता। दूसरा क्या है कि इंडिया को अब जितना यंग समझते हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन सिग्निफिकेंटली यंग है, इंडिया ऑल्सो हैज अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन जो अब 50 साल के ऊपर वाला है। एंड आप जानते हैं कि 50 साल के ऊपर के लोग मेडिसिन कंज्यूम 3, 4, 5 गुना करते हैं 50 साल के नीचे वाले एवरेज से। तो ये जो सब्सटैंशियल इंक्रीज इन 50+ पॉपुलेशन इन इंडिया, विच इज आज के दिन वो नंबर 27 करोड़ लोग है, विच अगर आप देखेंगे तो इट इज ऑल्सो दी 4th लार्जेस्ट कंट्री बाई इटसेल्फ। अगर आप 27 करोड़ लोग देखेंगे तो वो लार्ज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट 3 to 4%, एंड अगेन द डिमांड इज कंटिन्यू एंड दैट कैन कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 10-20 years। सो डोमेस्टिक मार्केट के इकोनॉमिक्स अच्छे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है, ब्रांडेड बिजनेस है, एंड हेंस उसकी अर्निंग विजिबिलिटी अच्छी है। दूसरा यूएस मार्केट जनरली कमोडिटाइज्ड है, जो जेनरिक मार्केट बोलते हैं। सो वो वॉल्यूम डिपेंडेंट है एंड उसमें डिस्काउंटिंग बहुत ज्यादा होती है। वहाँ पे बायर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड एंड डिस्काउंटिंग बहुत ज्यादा होती है। वहाँ पर भी इंडिया का डोमिनेंट शेयर है, 30-30, 40-40% मार्केट शेयर है बहुत सारे ओरल ड्रग्स में वहाँ पे इंडियन कंपनीज का। सो कैपेबिलिटी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनली प्रॉब्लम इज वहाँ पे प्राइसिंग प्रेशर अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, और लार्ज पार्ट ऑफ प्राइसिंग प्रेशर इंडियन कंपनी से ही होता है वहाँ पे, बिकॉज इनके पास सिग्निफिकेंट हाई लार्ज वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटीज क्रिएट कर चुके हैं और इन्वेस्ट कर चुके हैं यूएस के लिए। मुझे लगता है ये चैलेंज अभी है और ये रियल है, और ये शायद अभी जैसे लग रहा है कि अगले 6-12 महीने भी डेफिनेट रहेगा कि प्राइसिंग प्रेशर का ट्रेंड कंटिन्यू होता रहेगा। तो हमें डोमेस्टिक ब्रांडेड बिजनेस का बायस है, वहाँ पे हमें लगता है कि ग्रोथ विजिबिलिटी स्ट्रांग है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, प्राइस इंक्रीजेस मिल रहे हैं, एंड ये बिजनेस की वैल्यू सब में ज्यादा है, एंड हमारा पोर्टफोलियो बायस ये बिजनेसेस पे ज्यादा है। कैपेक्स के वाले पॉइंट पे एक वापस जाता हूं मैं। आपको कैपेक्स प्लीज पसंद आते हैं? आप कैपिटल गुड स्टॉक्स को अगर हम देखें, या कैपेक्स लेड कैपिटल गुड्स, लार्ज कैप यूनिवर्स में कंपनियां जो एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मार्केट दोनों को केटर कर रही हैं, वहाँ वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा खिंच गए हैं। हालांकि वहाँ कमेंट्री अच्छी है, अर्निंग विजिबिलिटी। क्या अब आप मिड टीयर पाइप कंपनीज या बड़े कैपेक्स प्लेस में इंटरमीडियरी प्रोवाइडर्स, उस यूनिवर्स को भी अब वैल्यूएशन, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी वगैरह चीज़ों पे अब आप देखना शुरू कर रहे हैं? अरे आप देखेंगे कि टोटल जैसा आप बता रहे हैं कि इंडिया में प्रॉब्लम एक है कि लार्ज कैपिटल गुड्स बिजनेसेस आर नॉट देयर, बिकॉज पिछले 10 साल इनके खराब थे, तो बहुत सारे बिजनेसेस एग्जिट हो चुके हैं या दे आर नॉट देयर इन कंपटीशन। वेरी फ्यू गुड क्वालिटी बिजनेसेस आर देयर इन दिस, एंड ये पूरा इन्वेस्टमेंट साइकिल का मार्केट इनके लिए ओपन अप हुआ है। तो आप जो बता रहे हैं कि इनके मल्टीपल्स हाई हुए हैं, यस, पिछले 2-3 साल में 3 गुना 5 गुना इनके प्राइजेस हुए हैं और मल्टीपल्स बढ़ चुके हैं। खाली हमें ऐसा लगता है कि इवन नाउ इट इज अ अर्ली साइकिल फ्रॉम अ अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। अगर अर्निंग में डिसअपॉइंटमेंट नहीं रहे तो स्टिल आपको मार्केट रेट रिटर्न पॉसिबिलिटीज है। वाइल आप देखेंगे कि लार्जर कंपनीज के वैल्यूएशंस हाई है, इवन मिड टियर कंपनीज में भी थोड़ा एक्सपेंशन हुआ है, एंड वो शायद गिवन ये साइकिल थोड़ा लंबा चलता है। नॉर्मली इन्वेस्टमेंट साइकिल जब जीरो से वापस स्टार्ट होता है वो काफी लंबा चलता है। वो सब कैटेगरीज में जैसा आपने मेंशन किया स्कोप डेफिनेटली है। खाली हमें ये देखना है कि किसी ग्लोबल कारण से ये जो इन्वेस्टमेंट साइकिल में डिफरमेंट या डिले या चैलेंज नहीं हो जाए, बिकॉज ये सब कंपनीज डीप साइक्लिकल रहते हैं। अगर आप गलत भाव में इसमें इन्वेस्ट करें तो आपको लॉसेस भी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। सो वो कंस्ट्रक्ट को क्लोजली ट्रैक करके आई थिंक आप ब्रॉडर इन्वेस्टमेंट फेज में, इन्वेस्टमेंट साइकिल वाले कंपनीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे सब कैटेगरीज जिसने आपने मेंशन किया है। राइट, ठीक है। शैलेश, फाइनेंशियल्स को थोड़ा एनालाइज कराइए हमारे व्यूअर्स के लिए। फाइनेंशियल्स में प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर
रिटेल बैंक्स जिनके वैल्यूएशन बहुत हैं, चले नहीं बहुत लंबे समय से, पीएसयूज भी अब वर्किंग कैपिटल और एसएमई में बढ़िया काम कर रहे हैं। आप इस फाइनेंशियल्स पूरी बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत ऑप्शंस हैं, आपका बेंट किस तरफ है? आपका मजबूत अर्निंग, अच्छे वैल्यूएशन, अच्छी एग्जीक्यूशन केबिलिटी किधर दिखती है? क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ आफ्टर ऑल 16% पे वापस आ गई है। जैसा आपने बताया, ये स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ रिकवरी ये काफी टाइम के बाद आ रहा है, एंड इसके कारण आपको वो बैंक्स चूज करना चाहिए जिनके पास कैपेसिटी टू लेंड है, एंड जो प्राइसिंग एडवांटेज ले सकते हैं, हु कैन प्राइस इट वेल टू द कस्टमर्स। तो इसमें अगर आप देखेंगे, जिसके पास सिग्निफिकेंट कासा डिपॉजिट्स है, जिसके पास लाइबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, सो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पास, स्पेशली लीडिंग लार्जर प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स के पास उसका सिग्निफिकेंट एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज है लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास भी, बिकॉज उनके पास भी सिग्निफिकेंट डिपॉजिट्स है, एंड ये टाइम पे उनको प्राइसिंग का बेनिफिट भी मिल सकता है, बिकॉज इतने टाइम तक जब डिमांड नहीं था, आपको प्राइसिंग बेनिफिट ज्यादा मिल नहीं रहा था, यू आर नॉट एबल टू increase the cost to the or pass on price increases and or pass on interest rate increases to the customers, तो उससे आपको चैलेंज हो रहा था। बट अभी हमें लगता है कि द साइकिल इज गुड फॉर एवरीबडी विद अ वेरी गुड लाइबिलिटी फ्रेंचाइज, एंड जैसा एसेट क्वालिटी रिस्क किसी भी लार्जर बैंक में कोई बड़ा अभी दिखता नहीं है, एंड दे आर ऑल वेल प्रोवाइडेड फॉर। तो हमारा प्रेफरेंस है लार्जर बैंक्स which have very good say deposit base, and unki ability to lend will be higher, their ability to raise deposits also will be better than others in the system. तो हमें larger private sector banks and large public sector banks में काफी positive outlook दिखता है। 3 से 5 साल का व्यू लेके आपको जो अर्निंग्स की ग्रोथ विजिबिलिटी मिल रही है, वो स्मॉलर कंपनीज, मिड कैप्स में ज़्यादा बेटर है या लार्ज कैप में आपको ज़्यादा सर्टेनिटी है, वैल्यूएशन कंफर्ट है? किस तरह टिल्ट है, या इस तरीके से देखना उचित नहीं होगा? एक ये माहौल में जो मैक्रो कंडीशंस जहाँ पे थोड़े ऊपर नीचे है, जहाँ पे वॉलेटाइल है, वहाँ पे हमें लगता है कि रिलेटिव कंस्ट्रक्ट में अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप के वैल्यूएशंस और लार्ज कैप स्पेस इज बेटर प्लेस टू हैंडल दिस, तो वो काफी दे विल हैव मेनी मार्जिन लीवर्स, एंड वो मैनेज बेटर कर पाएंगे। इंडियाज ग्रोथ जैसा एक्सेलरेट होगा पोस्ट से 1 2 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर के चैलेंज के कारण जो ग्लोबल में चल रहा है, उसके बाद जब एक्सेलरेट होगा, आई थिंक अपॉर्चुनिटी मिड एंड स्मॉल कैप में भी आएगा। बट अभी हमें लगता है कि लार्ज कैप में रिस्क रिवॉर्ड बेटर है। इट इज नॉट दैट इनको इम्पैक्ट नहीं होगा, मार्केट जब गिरते हैं लार्जर इनको भी इम्पैक्ट होता है, बट आई थिंक द रिलेटिव रिस्क रिवॉर्ड अगर आप देखेंगे तो इसमें शायद बेटर है गिवन करंट मैक्रो कंडीशंस, एंड जैसा कंडीशंस इंप्रूव होंगे अदर सेक्टर्स एंड सब सेगमेंट्स आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। शैलेश, आपको कंफर्ट है ये जब आप कंपनी से बात करते हैं, आप एक्चुअल डेटा देखते हैं, वॉल्यूम्स का डेटा, डिमांड सप्लाई और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का डेटा, क्या आपको कंफर्ट आता है कि नेक्स्ट 3 से 5 साल एक असॉर्टेड मल्टी कैप पोर्टफोलियो 18 से 20% अर्निंग्स ग्रोथ दे सकता है, और शायद इसलिए वो रेंज में अर्निंग्स ग्रोथ की पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है, प्रोबेबिलिटी हाई है? आप जैसा बता रहे हैं कि मल्टी कैप स्ट्रक्चर जहाँ पे लार्ज मिड एंड स्मॉल तीनों कैटेगरीज है, इसमें ओवरऑल एवरेज अर्निंग ग्रोथ ऑफ द पोर्टफोलियो 15 से 18% हो सकता है। बट आपको ये देखना है कि शायद ये अगले 2 3 क्वार्टर में नहीं हुए, तो उसके बाद उसका पोटेंशियल और चांसेस के अगर नॉर्मलाइज वर्ल्ड रही एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो आपको ये 15 से 18% अर्निंग ग्रोथ पॉसिबिलिटी आ सकता है। एंड आई थिंक जैसा वो अर्निंग रिकवरी आएगी, वैसे भी अगर आप देखेंगे तो अभी भी अपनी ब्रॉडर अर्निंग रिकवरी और इवन स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस हैज बीन बेटर देन द वर्ल्ड, राइट। बट हमारे मार्केट वैल्यूएशन सस्टेन करने के लिए हमें 15% अर्निंग ग्रोथ चाहिए, एंड हमें लगता है कि अभी अगले 2 3 क्वार्टर में शायद वो चैलेंज लगे, बिकॉज ग्लोबली इतना सब हो रहा है, बट उसके बाद वो पोटेंशियल डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। आप देखेंगे बहुत सारे सेक्टर इंडिया में अभी भी बहुत यंग है, अच्छा लॉजिस्टिक्स जैसा सेक्टर है, अभी तो खाली उसका साइकिल स्टार्ट हो रहा है। वैसे आप बहुत सेक्टर, इवन ऑटो का पेनिट्रेशन है बहुत ही कम है, वो भी साइकिल लंबा चल सकता है। तो अगर मैक्रो कंडीशंस नॉर्मलाइज हो जाए, एंड अपना लो बेस जो पिछले 5 10 साल का लो बेस है इन मोस्ट कैटेगरीज, अगर आप देखेंगे प्री कोविड से यहाँ पे भी बहुत सारे सेगमेंट में ग्रोथ हैज बीन सिंगल डिजिट ओनली, तो हमें लगता है पोटेंशियल फॉर ग्रोथ मीडियम टर्म में काफी सिग्निफिकेंट है, एंड हम ये 2 3 क्वार्टर के चैलेंजेस मैक्रो वाले नेविगेट कर लेंगे, तो हमें लगता है कि
इंडिया का अर्निंग ग्रोथ इटसेल्फ विल गो टू अबाउट 15%, एंड अगर आप अच्छा सिलेक्शन और असॉर्टमेंट लगे आपके पोर्टफोलियो में तो उसका अर्निंग कैन बी हायर देन दैट इज आल्सो पॉसिबल। तो शैलेश, दो चार ऐसे रिस्क आप बताएं जो निवेशकों को अपने होराइजन पे रखने चाहिए, अपने रेडार पे रखने चाहिए, जिसके हिसाब से, और दूसरा ऑफ कोर्स रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट, बट कौन से ऐसे रिस्क आप रखेंगे ध्यान में इस बाजार में अप्रोच करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी? देखिए, दो चीज होते हैं कि लॉन्गर टर्म रिस्क को हम पहले देख लेते हैं। लॉन्गर टर्म रिस्क में चैलेंज क्या है कि हमारा जो रिफॉर्म कंस्ट्रक्ट है, क्या वो ग्रोथ डिलीवर करेगा जो हमारे एक्सपेक्टेशंस में बिल्ड है, हमारे वैल्यूएशन में बिल्ड है। हमें लगता है कि वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके लिए वर्ल्ड थोड़ा नॉर्मल होना चाहिए। क्यों ऐसा, आप करेंसीज जैसा मूव हो रहे हैं ग्लोबली, जैसा एनर्जी प्राइसेस मूव हो रहे हैं, दीज आर नॉट नॉर्मल कंडीशंस। बट आई थिंक फ्रॉम अ मीडियम टर्म एंड लॉन्गर टर्म व्यू मुझे लगता है कि सिग्निफिकेंट अंडर पेनिट्रेशन है हर एक कैटेगरी में इंडिया में। एंड हेंस अगर आप देखेंगे कि इफ वी गेट बैक अवर नॉर्मल 6%, 6.5% सस्टेन्ड जीडीपी ग्रोथ, आई थिंक हमारा पोटेंशियल है कि लॉन्ग मीडियम टर्म challenges can easily be medium longer term returns can be decent. The question and construct is, आज के दिन आपके मार्केट जैसा हमारा प्रीमियम टू इमर्जिंग मार्केट्स काफी सिग्निफिकेंट है, पिछले 10 साल में ऐसा कभी नहीं था, तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट प्रीमियम्स है। सो हमारे करंट वैल्यूएशंस जो है, दे आर फैक्टरिंग इन और हैविंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द नेक्स्ट 2 or 3 years। तो उसमें अगर कहीं डिसअपॉइंटमेंट आए तो दैट इज वन रिस्क इन्वेस्टर्स कैरी। बट इफ यू कीप अ टाइम फ्रेम, जैसा सी 90% नियर टर्म अनसर्टेनिटी का प्रॉब्लम है कि आपके पास लॉन्गर टाइम फ्रेम वाला पैसे ही डालिए और एसेट एलोकेटेड रहिए, देन इट टेक्स केयर ऑफ लॉट ऑफ दीज इश्यूज। बिकॉज यहाँ आप बैठ के यूरोप कब ठीक होगा, यूएस कब ठीक होगा, चाइना कब ठीक होगा, इस पे इजिली आप कंप्लीट कॉन्फिडेंस से स्टैंड नहीं ले सकते। बट जैसा वैल्यूएशंस अगर हमारे करेक्ट होते हैं, उसमें अपॉर्चुनिटी आता है और आपके पास 3 से 5 साल का पैसा है, आपको वहां पार्टिसिपेट करके आप रिस्क लोअर कर सकते हैं। इतना मैं जानता हूं, आपको जो अभी इमीडिएट रिस्क दिख रहे हैं, राइट, वो रिस्क 6 महीने बाद कोई दूसरे लगेंगे आपको इन्वेस्टमेंट में। तो 90% ऑफ द प्रॉब्लम इज, अगर आप टाइम फ्रेम मीनिंगफुल रखें और लिवरेज नहीं रहे आपके इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में, आई थिंक इंडिया स्टिल कैन डिलीवर मीनिंगफुल ऑल्टरनेट रिटर्न्स और मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी रिटर्न्स फॉर लॉट ऑफ इंडियन इन्वेस्टर्स। एक आखिरी सवाल, आपके फेवरेट सेक्टर का ही पार्ट है, एपीआई स्पेस में क्या हो रहा है? केमिकल स्पेस क्या लगता है आपको एक नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ के लिए शुरू हो गए? पहले चाइना +1 था, फिर यूरोप +1, अब टाइवान +1 भी आ रहा है। इंडियन केमिकल्स टिल्ट / एपीआई में आपको क्या व्यू आ रहा है अभी? ये साइकिल, केमिकल्स वाला साइकिल सिग्निफिकेंटली अच्छा चल रहा है, डिमांड है, स्पेशली स्पेशलिटी साइड में, जहाँ पे डेडिकेटेड बायर्स है और डेडिकेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स है फॉर स्पेशलिटी केमिकल्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। हमें लगता है वो सस्टेनेबल है, उसमें चैलेंज नहीं। द प्रॉब्लम है कमोडिटी केमिकल्स में, जहाँ पे इमीडिएट डिमांड सप्लाई में प्राइस चेंजेस आर वेरी मैसिव, बट 12 महीने बाद वो कहाँ सेटल होंगे किसी भी नहीं पता। बिकॉज 12 महीने बाद अगर नॉर्मलाइज हो जाए, चाइना से सप्लाईज आ जाए या कहीं और हो जाए, तो बिकॉज ये कमोडिटी केमिकल्स है, इजिली इसमें सप्लाई स्विच कर सकता है बायर। बट डेडिकेटेड क्रैम्स रिलेटेड स्पेशलिटी स्पेसेस में, वहां पे बिजनेस कंडीशंस फ्रॉम द मीडियम टर्म अपीयर गुड। एपीआईज में भी अगर आप देखेंगे, जहां पे पीपल हैव बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड पूरा कंट्रोल है, प्रॉब्लम इन एपीआई इज आप खाली लास्ट 2-3 स्टेज में काम कर सकते हो या पूरे चेन में रह सकते हो। तो जहां पर हमने देखा है कंपनीज के पास पूरा बैकएंड का कंट्रोल है एंड उसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन बहुत सिग्निफिकेंट है, उन्हें मार्जिन रिटेन करने में आसानी होती है और कहीं भी एक सिंगल एरिया से उनका मार्जिन ज्यादा डिस्टॉर्ट होता नहीं। तो मीडियम टर्म अपॉर्चुनिटीज एपीआई में भी अच्छी है और स्पेशलिटी केमिकल्स में, जहाँ पे डेडिकेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स है फ्रॉम बायर्स एंड सप्लायर्स के बीच में, जहाँ पे क्रैम्स टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी है, वहां पर आप देखेंगे कि सस्टेनेबिलिटी की विजिबिलिटी ज्यादा है। प्योर कमोडिटी केमिकल्स में ये सब वैल्यूएशंस में आपको काफी केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज आप वन टाइम प्रॉफिट्स, वन ऑफ प्रॉफिट्स को इतना हाई मल्टीपल नहीं दे सकते। आपने देखा है कि किसी भी सेक्टर में वन ऑफ प्रॉफिट्स में बहुत ज्यादा मल्टीपल दिए तो चैलेंजेस आए। राइट, ऑलराइट शैलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। आपको हैप्पी दिवाली, आपकी पूरी टीम को निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट की हैप्पी दिवाली, हमारी ईटी नाउ स्वदेश की पूरी टीम की तरफ से शुक्रिया आज समय। थैंक यू सो मच, आप सबको भी हैप्पी दिवाली की बेस्ट विशेस हमारी टीम से। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।